हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानेंगे और हम इसमें वह है कि प्रस्तावना आखिर क्या होती है। तो प्रस्तावना संविधान का भाग तो है, तो प्रस्तावना संविधान का वह भाग है जो संविधान का परिचय कराने की भूमिका निभाती है। प्रस्तावना संविधान का परिचय कराती है और प्रस्तावना संविधान का वह भाग है जो संविधान के मूल्यों के बारे में बताती है। तो ये संविधान का एक परिचय पत्र है, भूमिका है। प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया था। वहीं से हमें यह विचार आया कि हमें अपने संविधान में प्रस्तावना अपनानी चाहिए। तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है और प्रस्तावना का जो विचार आया था सर्वप्रथम अमेरिका से आया था। हमने जो संविधान की जो भाषा अपनाई है वह हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाई है। तो सर्वप्रथम संविधान सभा जो संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का गठन सर्वप्रथम अमेरिका में किया गया था और अमेरिका के संविधान के पश्चात वहां कर अन्य देशों में भी इस प्रस्तावना का गठन किया गया। तो एक हमारे न्यायविद हैं पालकीवाला साहब ने प्रस्तावना को एक संविधान का परिचय पत्र कहा है, जो यह परिचय कराती है कि आखिर संविधान में क्या लिखा है। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक जो हमारी 13 अगस्त 1947 को हुई थी, संविधान सभा की तीसरी बैठक में नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और 22 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया। और आपको पता हो कि हमारी संविधान सभा का गठन 29 अगस्त 1948 को हुआ था। तो हमारी प्रस्तावना में हमें जो शब्द लिखे हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, आत्मनिर्धारित और आत्म अर्पित करते हैं। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये वर्ड दिए गए हैं और आप इस प्रस्तावना को जरूर याद करिएगा। यह प्रस्तावना कभी कभी कोई लिखित एग्जाम में पूरी एज इट लिखने को आ जाती है और संविधान में और प्रस्तावना से इसके वर्डों को लेकर इन वर्डों का क्रम पूछ लेता है। तो आप इस प्रस्तावना को जरूर याद करिएगा। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंडित नेहरू द्वारा अपनाए गए जो पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था उसी का हमारा परिवर्तित रूप प्रस्तावना है। प्रस्तावना को नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, 22 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और उसी के परिवर्तित रूप से हमारी प्रस्तावना का निर्माण हुआ है। हमने प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को हमारे संविधान में शामिल किया गया था। प्रस्तावना को हमने संविधान में सबसे बाद में शामिल किया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें संशोधन किया गया, जिसमें हमने 3 वर्ड समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए। आपको पता होगा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। जब प्रस्तावना संविधान का भाग है तो प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन हो सकता है। तो इसी को देखते हुए इंदिरा गांधी सरकार ने 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 3 नए वर्ड जोड़े, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इन शब्दों को शामिल किया गया है। संविधान के प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में कई सारे महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं, तो हमें इन शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। इनमें हमारा पहला वर्ड है संप्रभुता। आखिर संप्रभुता क्या है? सोवेरेनिटी। तो संप्रभुता शब्द का आशय
भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी देश का अन्य डोमिनियन है। तो आपको पता होगा कि भारत 1947 से पहले संप्रभु नहीं था और हमारे डिसीजन जो हमारा निर्णय लेता था वह ब्रिटेन का ताज लेता था। हमने 1947 के बाद हम संप्रभु हो गए और हमने एक संप्रभु संविधान सभा का गठन किया। आज हमारा देश भारत संप्रभु है, क्योंकि 2019 में एक जम्मू कश्मीर के मामले से स्पष्ट है कि भारत अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है और वह अपने मामले आंतरिक मामले तथा बाहरी मामले की जिम्मेदारी खुद निर्वहन करता है। यह किसी बात को मान सकता है, नहीं मान सकता, यह इसकी सुरक्षा पर निर्भर है। भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता संप्रभुता को सीमित नहीं करती है। कई लोग भारत पर आरोप लगाते हैं कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सदस्य ले रखी है तो भारत इनके संयुक्त राष्ट्र के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य है। ऐसा नहीं है। हम संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता कभी भी छोड़ सकते हैं, यह हमारे पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता हमारी संप्रभुता को कम नहीं करती है। दूसरा वर्ड है हमारा समाजवादी। आपको पता होगा कि वर्ष 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने 42वां संविधान संशोधन करके प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े थे। उसमें हमारा एक समाजवादी वर्ड भी शामिल है। तो समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान में 1976 में शामिल किया गया था। क्या अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या हमारा देश 1976 से पहले समाजवादी नहीं था? ऐसा नहीं है। हमारा देश 1940 से पहले भी समाजवादी था और आज भी समाजवादी है, क्योंकि हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए थे जो हमें समाजवादी बनाते थे। जैसे कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। दूसरे देशों से पहले भारत के संविधान में दूसरे देशों में जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे अब स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया। पहले हमारे संविधान में जो समाजवादी वर्ड था वह नहीं था, लेकिन हमारे संविधान में समाजवादी तत्व पहले से ही मौजूद थे। भारतीय संविधान लोकतांत्रिक समाजवाद है। जो भारत का समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवाद समाज। साम्यवाद समाज जैसा कि रूस में था, रूस में साम्यवाद समाज था जिस पर राज्य का संपूर्ण प्रभुत्व होता था, उसमें निजी संपत्ति को कोई अधिकार नहीं होता था। लेकिन भारत का समाजवाद ऐसा समाजवाद नहीं है। भारत का समाजवाद मार्क्स और गांधीवादी दोनों का समाजवाद का एक मिश्रित रूप है। साम्यवाद समाज को राज्याश्रय समाज भी कहते हैं। उत्पादन और वितरण के साधनों पर राष्ट्रीयकरण उन्मूलन नहीं होता था। लोकतांत्रिक समाजवाद जो भारत का समाजवाद है, भारत का समाज लोकतांत्रिक समाजवाद है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है, जहां सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों मौजूद होते हैं। आज भारत में देखते हैं कि भारत में आज मिश्रित समाजवाद है। यहाँ पर राज्य और प्राइवेट सेक्टर दोनों का स्वामित्व होता है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, बीमारी और भुखमरी को समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद से मिला जुला रूप है, जिसे हम मिश्रित समाजवाद भी कहते हैं। अगला वर्ड है हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो तीसरा वर्ड हमने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से प्रस्तावना में शामिल किया था, वह है हमारा धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता शब्द हमने प्रस्तावना में शामिल कर लिया गया। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या हमारा देश भारत 1976 से पहले धर्मनिरपेक्ष नहीं था? तो ऐसा नहीं है। हमारा देश भारत 1976 से पहले भी धर्मनिरपेक्ष था और 1976 के बाद भी धर्मनिरपेक्ष था। धर्मनिरपेक्षता शब्द को हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा था। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या हमारा देश भारत 1976 से पहले धर्मनिरपेक्ष नहीं था? ऐसा नहीं है। हमारा देश भारत 1976 से पहले भी धर्मनिरपेक्ष था और 1976 के बाद भी, और आज भी हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। जो हमारे धर्मनिरपेक्षता से संबंधित संविधान में पहले से ही प्रावधान कर दिए गए थे। जैसा कि आप देखते हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्मनिरपेक्षता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं कि राज्य किसी भी विशेष धर्म को मान्यता प्राप्त नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा लोकतांत्रिक क्या होता है?
कि संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक राज व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। तो यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में होती है। तो लोकतंत्र का मतलब होता है कि जहां पर सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित हो। लोकतांत्रिक दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आप देखते होंगे कि हमने 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हमने प्रत्यक्ष लोकतंत्र को एक प्रत्यक्ष रूप दिया। आपको भारत में एक ही जगह प्रत्यक्ष लोकतंत्र मिलेगा, वह है पंचायतों में अभी भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों का भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दोनों हैं। और आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र ग्राम सभाओं में, ग्राम पंचायतों में देखने को मिलेगा, जहां हम अपने प्रतिनिधियों को, जो प्रधान है, उसका वोट स्वयं डालते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और भारत में आपको कहीं कहीं पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। अगला शब्द है हमारा गणतंत्र। गणतंत्र क्या होता है? लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को दो भागों में बांटा जाता है, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राजा प्रमुख होता है, जैसा कि ब्रिटेन में राजा महारानी होती हैं। वहीं लोक गणतंत्र में राजा प्रमुख होता है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे कि अमेरिका में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है और उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आप भारत में देखते होंगे कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसका हम चुनाव करते हैं, चुनाव के माध्यम से वह है 5 वर्ष के लिए उसका चुनाव निर्वाचन होता है, जिसके कारण भारत भी एक गणतंत्र देश है। नेक्स्ट, गणतंत्र के अर्थ में 2 बातें शामिल हैं। पहली बात यह है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति, जैसे कि राजा के हाथों में के जरिए लोगों के हाथों में होती है। गणतंत्र में क्या होता है कि जो सत्ता होती है, सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होकर बहुत सारे व्यक्तियों के हाथों में होती है। दूसरी ओर किसी भी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होती है, किसी भी वर्ग को विशेष अधिकार नहीं होते हैं। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुले होते हैं। जैसे कि भारत के संविधान में देखते हैं कि समानता का अधिकार, अनुच्छेद 16 समानता का अधिकार संबंधित बातें करता है। अगला पार्ट है हमारा न्याय, जिसमें हमारे संविधान में संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के उपबंधों के जरिए की जाती है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत के विभिन्न उपबंधों के जरिए इनकी सुरक्षा की जाती है। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है कि हर व्यक्ति को जाति, रंग, लिंग, सामाजिक न्याय का अर्थ होता है कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं हो। इसका मतलब है कि समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार। आर्थिक न्याय का अर्थ होता है कि आर्थिक साधनों से लिया जाता है, जिसमें हम किसी को आर्थिक कारणों के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। इसमें संपत्ति की असमानता को दूर करने के लिए उपबंध भी शामिल हैं। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप भी अनुपाती न्याय कहलाता है। राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वह दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या सरकार चुनने की बात हो। आपको पता होगा कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, वह अपना वोट दे सकता है, वह उसका सामाजिक अधिकार है। जो सामाजिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार है, इसको हमने रूस की क्रांति 1917 से भारत के संविधान में शामिल किया है। तो भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को रूस की क्रांति से लिया गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। फ्रीडम क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। यह कुछ भी करने के लिए लोगों की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का रोक टोक, किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो। प्रस्तावना हर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ करने का लाइसेंस मिल जाए। भारत के संविधान में मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। तो संविधान के
दायरे में रहते हुए हम अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा समता। समता का अर्थ होता है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त करना। तो समता का अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त करना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान की गई है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम हैं: नागरिक समता, राजनीतिक समता व आर्थिक क्षमता। भारत के संविधान में तीन प्रकार की क्षमताओं की बात की गई है। अगला है वर्ड हमारा बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की भावना बढ़ाना। संविधान की एकल नागरिकता के तंत्र को माध्यम से भाईचारे की बढ़ाया गया है। जैसा कि आप बंधुत्व का अर्थ है भाईचारा की भावना बढ़ाना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में 2 बातें शामिल हैं: पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। तो बंधुत्व का मतलब होता है कि एक दूसरे का सम्मान करें, भाईचारा बढ़ाएं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, तो अब चलते हैं हम प्रस्तावना का आखिर महत्व क्या है, प्रस्तावना हमारे लिए क्यों जरूरी है। भूतपूर्व न्यायाधीश हिदायतुल्लाह प्रस्तावना को संविधान की आत्मा मानते हैं, जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल हैं जिसमें क्रांति से परिवर्तन हो सकता है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सर अल्लादी कृष्ण अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभुता लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट चलते हैं हम संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो बेरवाडी संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रायोजनों को दर्शाता है, इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में एक कुंजी है। सुप्रीम कोर्ट ने बेरवाडी मामले में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। तो बेरवाडी संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और यह एक जो संविधान निर्माता थे उनके मस्तिष्क की एक कुंजी कहा है। केशवानंद भारती 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और जब प्रस्तावना संविधान का भाग है तो इसमें संविधान में संशोधन हो सकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक पारित कराया, और पारित करने के पश्चात इसमें संविधान के में 3 नए शब्द जोड़े। संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को 1976 में जोड़ा गया था। केशवानंद भारती केस इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट मामला हमारा LIC का मामला। LIC के मामले में 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने पुनः यह व्यवस्था की कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है। 1995 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है। संविधान के अन्य भाग की तरह भी प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, जबकि अन्य भाग पहले से ही बनाए गए थे। प्रस्तावना को संविधान के अंत में शामिल किया गया। आपको ये भी पता हो कि हमने 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को संविधान में शामिल किया था। नेक्स्ट है, तो इसमें 2 तथ्य शामिल हैं। पहला कि प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाली। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्तियों का स्रोत है, न ही प्रस्तावना संसद को शक्ति देती है और न ही उस पर प्रतिबंध लगाती है। तो यह गैर न्यायिक है, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह गैर न्यायिक है, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रस्तावना में संविधान संशोधन की संभावना कहाँ है, इसके बारे में जानते हैं कि प्रस्तावना में संविधान संशोधन हो सकता है क्या। तो क्या प्रस्तावना संविधान की धारा 368 के तहत में संशोधन किया जा सकता है? इसका आंसर है यस। संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती के मामले में उठा। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, बशर्त मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट संविधान में इसी केस में दिया गया था। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने व्यवस्था की कि
प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। अब तक प्रस्तावना को केवल 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। इसके जरिए 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे संशोधन को वैध ठहराया। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।